नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात से अमित शाह, स्मृति ईरानी और अहमद पटेल राज्यसभा के लिए निर्वाचित। चुनाव आयोग ने खारिज किए क्रॉस वोटिंग करने वाले 2 वोट। बीजेपी ने कोर्ट जाने की कही बात। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह आज। संसद में होगी खास चर्चा। लोगों को मूल दस्तावेज देखने का मिलेगा मौका। जस्टिस दीपक मिश्रा होंगे सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। 28 अगस्त को लेंगे शपथ। कानून मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना जारी। मेधा पाटकर को अनशन स्थल से जबरन हटाए जाने पर कई संगठनों का विरोध। अस्पताल में हिरासत में रखने का आरोप। सरकार ने कहा तबीयत बिगड़ने के चलते की गई कार्रवाई। और रवीन जडेजा बने आईसीसी के नंबर 1 ऑलराउंडर। शाकिब अल हसन को छोड़ा पीछे। गेंदबाजी की सूची में भी सबसे आगे। गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा बरकरार रखा है। बीजेपी अमित शाह पहली बार गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की है। अहमद पटेल ने कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए। बलवंत सिंह राजपूत को मात दी। अहमद मोहम्मद पटेल ने 4,400 वोट लिया है, उसके खाते में है और उसको मैं डिक्लेयर इलेक्टेड करता हूं। दूसरा, बीजेपी स्पॉन्सर कैंडिडेट शाह अमित भाई अनिल चंद्र, उन्होंने 4,600 वोट पोल्ड किया है, उसको भी मैं डिक्लेयर इलेक्टेड करता हूं। तीसरी सीट के लिए बीजेपी स्पॉन्सर्ड श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, उन्होंने भी 4,600 वोट पोल किया है, उसको भी मैं डिक्लेयर इलेक्टेड करता हूं। गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों के नतीजों का ऐलान देर रात हो पाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जीत दर्ज की है। अमित शाह और स्मृति ईरानी को 46 वोट हासिल हुए। काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल अपनी सीट बचाए रखने में कामयाब रहे। क्रॉस वोटिंग की वजह से अहमद पटेल की मुश्किलें बढ़ गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती शुरू होने से पहले कांग्रेस की मांग मानते हुए कांग्रेस विधायक भोलाभाई गोहेल और राघवजी भाई पटेल का वोट रद्द करने का आदेश दिया। अहमद पटेल ने ट्विटर पर सत्यमेव जयते लिखते हुए अपनी जीत का ऐलान किया। ये जीत मेरे उस विधायक साथियों की है जो ना डरे, जो ना बिके। उनके घर में बहुत सारी धन संपत्ति नहीं है, पर उसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत है। ये मेरे कांग्रेस के विधायक साथियों की ये जीत है। दरअसल वोटों की गिनती पहले शाम 5 बजे शुरू होनी थी, लेकिन कांग्रेस की शिकायत के बाद गिनती रोक दी गई। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग पहुंचकर अपनी अपनी दलीलें पेश की। नियम के मुताबिक वोट डालने से पहले इसे किसी भी अनाधिकारिक व्यक्ति को नहीं दिखाया जा सकता है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आयोग ने देर रात वोटों की गिनती शुरू करने का निर्देश दिया। पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने इसे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बताया है। चुनाव आयोग का ये डिसीजन से हम सम्मत नहीं है। आने वाले दिन में हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय पाएंगे। गुजरात में करीब 2 दशक के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए 8 अगस्त को मतदान हुआ। इससे पहले बड़े राजनीतिक दलों के नेता यहां से निर्विरोध निर्वाचित होते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगले साल गुजरात विधानसभा चुनाव वीवीपीएटी के जरिए कराए जा सकते हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बात कही। आयोग ने कहा कि इसके लिए सितंबर तक वीवीपीएटी मशीनों का इंतजाम होना जरूरी है। इसके लिए 73,500 मशीनों की जरूरत होगी। आयोग के मुताबिक 31 अगस्त तक 48,000 मशीनों का इंतजाम होने की उम्मीद है, जबकि सितंबर तक 25,000 मशीनें पहुंचाने के लिए कहा गया है। वहीं आयोग ने साफ किया कि ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ साबित नहीं कर पाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई को गुजरात विधानसभा चुनाव में वीवीपीएटी के इस्तेमाल के बारे में आयोग से जवाब मांगा था। राज्यसभा ने मंगलवार को मोटर यान संशोधन विधेयक 2017 को सिलेक्ट समिति के पास भेज दिया है। समिति में कुल 24 सदस्य हैं। समिति से अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और इस काम के लिए और समय नहीं दिया जाएगा। नमस्कार जी। परिवहन क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर देखा जा रहा मोटर यान संशोधन विधेयक 2017 राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है। सड़क परिवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विधेयक को समिति के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया। सर, विथ योर परमिशन आई मूव द फॉलोइंग मोशंस दैट द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2017 टू अमेंड द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 टू एड्रेस इश्यूज सच एज रोड सेफ्टी, पैसेंजर मोबिलिटीज, ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स, citizen facilitations and reduction of corruption in transport sector as passed by the Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha। प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। मोटरयान संशोधन विधेयक 2017 को लोकसभा ने इसी साल अप्रैल में पारित किया था। With instructions to report to the Rajya Sabha by the first day of next session without extension of time. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it. Motion is adopted. प्रस्तावित विधेयक में वाहन तेज चलाने, सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने और सड़क कानून तोड़ने के लिए कड़ी सजा के प्रावधान हैं। इसके अलावा नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार जरूरी करने का भी प्रावधान है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा की विभाग संबंधी स्थायी समिति के सामने कल सार्वजनिक विमानन कंपनी एयर इंडिया और पवन हंस लिमिटेड के विनिवेश का मुद्दा विचार के लिए आया। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एयर इंडिया के सीएमडी अश्विनी लोहानी और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव आरएन चौबे से सवाल जवाब किए। मुकुल रॉय की अध्यक्षता वाली समिति ने पूछा कि विनिवेश की रूपरेखा क्या होगी और कर्मचारियों की नौकरियों की क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी। समिति ने यह भी पूछा कि एयर इंडिया पर मौजूदा 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, उसे कौन चुकाएगा। समिति में पहली बार ये बात भी सामने आई कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विनिवेश और 2007 में विमानों की खरीदारी के मामले में सीबीआई अलग अलग जांच कर रही है। समिति का यह भी मानना है कि कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति पिछले साल ही एयर इंडिया और पवन हंस लिमिटेड के विनिवेश का फैसला कर चुकी है, इसलिए फैसले पर सवाल करने का ज्यादा औचित्य नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाला मंत्री समूह भी विनिवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है। नर्मदा आंदोलन को लेकर अनशन पर बैठी मेधा पाटकर को जबरन हटाए जाने पर कई सामाजिक संगठनों ने विरोध जताया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मेधा पाटकर को अस्पताल में हिरासत में रखा गया है। इस मुद्दे पर मंगलवार को दिल्ली और भोपाल में प्रदर्शन भी हुए। हालांकि सरकार ने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा है कि मेधा पाटकर की हालत लगातार बिगड़ रही थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कल नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से विस्थापन की समय सीमा बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी। सरदार सरोवर बांध के विस्थापियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। इसमें विस्थापन के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने डूबे क्षेत्र के विस्थापितों के लिए 31 जुलाई की समय सीमा तय की है। बड़वानी में मेधा को अनशन स्थल से हटाए जाने के विरोध में मंगलवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। उधर नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर की हालात में सुधार हो रहा है। धार के चिखलदा गांव में पिछले 12 दिन से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी मेधा पाटकर और दूसरे नेताओं को सोमवार को धरना स्थल से उठाकर इंदौर, बड़वानी और धार के अस्पतालों में भर्ती कराया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया। इसमें कई लोग घायल हुए और उनके नेताओं को इलाज के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। आप क्या उन्हें उपचार के लिए अगर लाए हैं तो आपने उनसे उनकी पूर्व सहमति ली थी, अदरवाइज ये एक तरीके की गिरफ्तारी है। इसको आप नाम कुछ भी दें, जो न्यायाधिकरण के आदेश है, जो सरकार के अपने जो उन्होंने पहले कहा है उसको वो माने। इसके अलावा हमने कभी पैकेज नहीं मांगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेधा पाटकर और दूसरे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया कि वे संवेदनशील व्यक्ति हैं। मेधा पाटकर
और उनके साथियों की स्थिति चिंतनीय थी। चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि विस्थापितों को पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार ने नर्मदा पंचाट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के साथ 900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैकेज दिया है। प्रशासन ने तय समय में लोगों का विस्थापन सुनिश्चित करने की बात कही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो शासन ने पैकेज घोषित किया है और नागरिक जिसको चाहते हैं उन सबको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। लोग जल्दी से जल्दी अपना निवास बना करके डूब वाले क्षेत्रों से बाहर निकलें और ऐसा बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों ने कर लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में लोग अपने स्वयं शिक्षा से ऐसे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएंगे जो डूब में नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की दलील है कि 192 गांव विस्थापन की मार झेल रहे हैं। इसके 40,000 लोगों को अस्थायी जगहों पर रखा गया है, इसलिए इन लोगों को और वक्त दिया जाना चाहिए। इसको लेकर मेधा पाटकर समेत कई लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में पक्ष बनने का फैसला किया है। बोर्ड ने कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि विवादित जमीन पर राम मंदिर बनना चाहिए और उससे थोड़ी दूर मुस्लिम इलाके में मस्जिद बनाई जानी चाहिए। शिया वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद शिया वक्फ की थी और इसे शिया मीर बकी ने बनवाया था, इसलिए इस मामले में दूसरे पक्षकारों के साथ बातचीत और समाधान तक पहुंचने का अधिकार केवल उसी के पास है। बाबरी विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच बनाई गई है जो 11 अगस्त से सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में योग को अनिवार्य बनाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर फैसला लेने का अधिकार सरकार को है और कोर्ट ये तय नहीं कर सकती कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए ये मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। याचिका में 1 से 8वीं कक्षा तक योग को अनिवार्य बनाने की मांग की गई थी। साथ ही राष्ट्रीय योग नीति बनाने की मांग भी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जम्मू कश्मीर सरकार के साथ राज्य में गैर मुस्लिम लोगों को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मसले पर बातचीत का आखिरी मौका दिया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में गैर मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार कई स्तरों पर सलाह मशवरा कर रही है। केंद्र ने मामले में अपना रुख तय करने के लिए कोर्ट से 8 हफ्ते का वक्त मांगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार और अन्य किसी भी पक्षकार के साथ सलाह करने के लिए कुछ समय चाहिए। कोर्ट ने केंद्र के 8 के बजाय 3 महीने का वक्त दिया है और फैसला लेने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सीमा पार से हुई गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। पाकिस्तानी सेना ने कल कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इस दौरान सिपाही पवन सिंह सुगरा ने दम तोड़ दिया। 21 साल के सुगरा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के सुगरी गांव से ताल्लुक रखते थे। पाकिस्तानी सेना पिछले कुछ दिनों से लगातार गोलीबारी कर रही है। इस साल 1 अगस्त तक पाकिस्तानी सेना 285 बार गोलीबारी कर चुकी है, जबकि पिछले पूरे साल उसने 228 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अमीर खुसरो देहलवी सूफी संगीतज्ञ और शायर, हिंदी खड़ी बोली के पहले लोकप्रिय कवि, कव्वाली के जन्मदाता। उत्तर प्रदेश के पटियाली में जन्मे खुसरो हिंदी के अलावा फारसी में भी लिखते थे कलाम। फारसी शायरी में शेख सादी और हाफिज के समकक्ष खुसरो ने हिंदी कविता में भी खूब कमाया नाम। तबला और सितार जैसे संगीत यंत्रों का किया आविष्कार और भारतीय लोक कला को दुनिया भर में दिलाई पहचान। This is Kibutu in Arunachal Pradesh.
east point east on the map of India. Kibutu is dangerously close to the Chinese pressure point. We see first-hand and unseen areas of sand dunes and see how BSF is guarding this difficult territory along the Indo-Pak borderline. We are now slowly entering into the interior-most parts of the Sir Creek area. Indo-Tibetan Border Police Force justifies each word of this saying. Watch super exclusive episodes of National Security Series only on Rajya Sabha television. आज भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह है। साथ ही आजाद हिंद फौज की वर्षगांठ भी है। इस मौके पर संसद में विशेष चर्चा होगी। इसके अलावा राजधानी में एक खास प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है, जहां कई ऐसे दस्तावेज और जानकारियों को सार्वजनिक किया गया है जो आज से पहले आम लोगों तक कभी नहीं पहुंची। इसके अलावा यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को आंदोलन के 75 साल और आज़ादी के 70 साल पूरे होने के मौके पर खास आयोजन करने के लिए कहा है। देश की आज़ादी में अहम भागीदार रहे भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज से जुड़े गोपनीय दस्तावेज पहली बार देश के सामने आएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज की 75वीं सालगिरह के मौके पर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। इस प्रदर्शनी को आज शाम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जो 1 सितंबर तक चलेगी। भारतीय इतिहास के 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज की जानकारी को सार्वजनिक की गई हजारों फाइलों और दस्तावेजों के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान लोगों को 100 से ज्यादा ऐसे दस्तावेज देखने का मौका भी मिलेगा, जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक किया है। ये मूल दस्तावेज 1942 के बाद के इतिहास को बयां करते हैं। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को देश के इतिहास से परिचित कराना है। दूसरी तरफ यूजीसी ने भी इस मौके पर विश्वविद्यालयों से शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए कहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक, सेना, अर्धसैनिक बलों के शहीदों के घरों पर छात्रों को ले जाने का कार्यक्रम भी आयोजित करने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोगों और संस्थाओं की आजादी की रक्षा करने की बात कही है। मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति की विशेष बैठक में उन्होंने देश में बढ़ते स्वयं रक्षकों के मामले पर चिंता जताई। बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमेशा व्यक्तिगत और संस्थागत आजादी की रक्षा करनी चाहिए। सोनिया गांधी का ये बयान कल राज्यसभा चुनाव में 2 विधायकों के वोट रद्द करने की अपील के बाद आया। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के युवाओं और किसानों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी लागू किए जाने के बाद शुरू हुई समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। बैठक में आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस के योगदान पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने स्वास्थ्य खराब होने की वजह से बैठक में हिस्सा नहीं लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह के मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य देश भर में एकजुटता के मकसद से भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत करेंगे। सभी राज्यों के अध्यक्ष अपने यहाँ तिरंगा यात्रा का आयोजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को अपने मन की बात कार्यक्रम में आह्वान किया था कि पूरे देश में अभियान चलाया जाए। एक तरफ देश में भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने क्रांति दिवस को देश बचाओ देश बनाओ दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसके जरिए पार्टी एक बार फिर लोगों से जुड़ने की कोशिश में है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में पार्टी जनसभाओं का आयोजन करेगी और केंद्र सरकार की नीतियों की खामियां गिनाएगी। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी फैजाबाद में एक रैली को संबोधित करेंगे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महागठबंधन से नाता तोड़ने को लेकर निशाना साधा है। मंगलवार को लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी से हाथ मिलाकर जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने राजनीतिक आत्महत्या की है। पटना में आरजेडी प्रमुख ने कहा कि देश में कोई भी दल अब नीतीश पर विश्वास नहीं करेगा और वो राजनीतिक तौर पर खत्म हो गए हैं।
उन्होंने दावा किया कि अगले लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 2 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी क्योंकि बीजेपी और एनडीए के अन्य सहयोगी दल अपनी सीटें छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। उन्होंने ये बात आरजेडी के राज्य सरकार के खिलाफ अभियान की शुरुआत से एक दिन पहले कही है। बिहार में आज से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव आरजेडी के अभियान पर निकलने वाले हैं। जनादेश अपमान यात्रा के तहत दोनों नेता जनता के बीच जाकर विश्वासघात के बारे में बताएंगे। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर गतिरोध देखने को मिला। सत्ता पक्ष ने चंडीगढ़ मुद्दे पर चर्चा की मांग की तो विपक्ष ने सफाई कर्मचारियों की मौत के मुद्दे पर जवाब मांगा। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सफाई कर्मियों की मौत और चंडीगढ़ में महिला के साथ बदसलूकी का मामला छाया रहा। विपक्षी विधायकों ने सरकार से मृतक सफाई कर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की, जबकि सत्तारूढ़ आप विधायकों ने चंडीगढ़ में महिला से बदसलूकी का मुद्दा उठाया। चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ उसका जिक्र जैसे ही अध्यक्ष महोदय ने शुरू किया, नेता प्रतिपक्ष एकदम शोर मचाने लगे और उसके बाद कंटिन्यूस उन्होंने 10-15 उनका वो वक्तव्य पूरा नहीं होने दिया। तो मेरा भी सवाल ये है कि चंडीगढ़ में बीजेपी नेता एक लड़की को छेड़ते हैं, बीजेपी के नेता के बेटे, और पूरी की पूरी बीजेपी उसको बचाने में लगी हुई है। हालांकि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि मृतक मजदूरों के परिजनों को 10 लाख रुपए और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी का आदेश दिया गया है, लेकिन विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आया। विपक्षी विधायकों ने सरकार को दलित विरोधी करार दिया। दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार दलितों की हत्यारी है और इनकी हत्या की गई है मजदूरों की, जानबूझकर उनको मौत के मुंह में डाला गया है। लेकिन आप उसको रफा दफा करना चाह रहे हैं, आप उस पर सिर्फ जो है बयानबाजी करके खत्म करना चाह रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 3 अहम बिलों पर चर्चा होनी है। इसमें दिल्ली सरकार न्यूनतम मजदूरी दिल्ली संशोधन विधेयक 2015, दिल्ली समयबद्ध सेवा पाने का नागरिकों का अधिकार संशोधन विधेयक 2015 और नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक शामिल हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। लोकसभा अध्यक्ष अनुसंधान पहल कार्यक्रम के तहत मंगलवार को संसद परिसर में संसद सदस्यों के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में भारतीय संविधान के तहत स्थानीय शासन के महत्व, इसके उद्देश्यों और प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई। कार्यशाला में कई दलों के सदस्यों और विशेषज्ञों ने शिरकत की। भारतीय संविधान के बिंदुओं को लेकर यह 5वीं कार्यशाला थी। इस पहल का मकसद जनप्रतिनिधियों का ज्ञान बढ़ाकर उन्हें जन कल्याण के लिए बेहतर कदम उठाने और दायित्वों का निर्वाह करने में मदद करने का है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपने उस क्षेत्र में विकास अपने तरीके से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करने का मौका मिले, उसके लिए उनको शक्तियां मिलें और संसाधन मिलें। ये इन दोनों संशोधनों का उद्देश्य था। मेक्सिको से आए एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने कल लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात की। गुआडोल्यू मुर्गुआ के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का संसद भवन में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने इस मुलाकात पर खुशी जाहिर की। चीन ने कहा है कि भारत के साथ छोटे युद्ध की आशंका के बारे में ग्लोबल टाइम्स या चीन के किसी अन्य अखबार के लेख बीजिंग सरकार के विचार नहीं हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वो लेखकों के अपने विचार हैं। चीन ने कहा है कि सरकार की राय विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय के बयान से सामने आते हैं। डोकलाम विवाद पर चीन के अखबारों में आक्रामक बयानबाजी पर वहां के रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल रेन गुआंगकिंग ने भारत से कई संवाददाताओं से कहा कि चीन की मीडिया में छपे लेख बीजिंग सरकार का आपराधिक रुख नहीं है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स मीडिया या चिंतकों के विचार होते हैं। चीन की सरकार के विचार विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ताओं से सामने आते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की मीडिया के साथ साथ वहां की सरकार की बातों पर पूरा विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। While we are talking peace, let us prepare for war. Because not being prepared for war is what happened last time. Last time Nehru thought, suddenly, we'll go ask the army to go fight. Armies don't fight like that.
There has to be systematic, and it won't just be talking; it will be across the border. डोकलाम मामले पर पिछले 1 महीने से भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। भारत ने बार बार कहा है कि मसला राजनयिक वार्ता से सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। चीन का दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत भूकंप के झटकों से दहल उठा। रिक्टर स्केल पर करीब 7 की तीव्रता वाले भूकंप से 9 लोगों की जान चली गई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। इनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है। भूकंप के बाद करीब 106 हल्के झटके भी महसूस किए गए। स्थानीय अधिकारियों ने मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। भूकंप का सबसे ज्यादा असर पर्यटक स्थल जिउझागू काउंटी में हुआ है। भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक रात 9:19 पर आया और इसका केंद्र जिउझागू काउंटी से 35 किलोमीटर दूर जमीन में 20 किलोमीटर नीचे था। फायर अधिकारियों और सैनिकों को भूकंप पीड़ित इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीड़ितों को राहत पहुंचाने और घायलों के इलाज के लिए हर संभव मदद पहुंचाने का आदेश दिया है। इससे पहले 2008 में आए भूकंप में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं सीरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमलों में 29 लोगों की मौत हो गई। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक ये हमला उत्तरी सीरिया के रक्का में हुआ। मरने वालों में 14 बच्चे भी शामिल हैं। गठबंधन वायुसेना यहां 2014 से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। इससे पहले शनिवार को यहां हुए ऐसे ही हमले में 43 लोगों की जान चली गई थी। खेल की दुनिया से अहम खबर है। श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले रवींद्र जडेजा आईसीसी के ऑलराउंडर्स की सूची में टॉप पर पहुंच गए हैं। वो बांग्लादेश के शाकिब अल हसन को पीछे छोड़कर पहले पायदान पर पहुंचे हैं। जडेजा के 438 अंक हैं, जबकि शाकिब के 431 अंक हैं। जडेजा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ने कोलंबो टेस्ट में 1 पारी और 53 रन के बड़े अंतर से जीता था। इस मैच में जडेजा ने नाबाद 70 रन बनाने के अलावा 7 विकेट लिए। जडेजा ने टेस्ट गेंदबाजों की सूची में भी पहला स्थान बरकरार रखा है। अजमेर से बीजेपी के लोकसभा सांसद सावन लाल जाट का आज सुबह निधन हो गया। वो पिछले काफी समय से बीमार थे और इलाज के लिए एम्स में भर्ती थे। सावन लाल जाट केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने नवंबर 2014 से जुलाई 2016 तक जल संसाधन राज्य मंत्री का पदभार संभाला, लेकिन बाद में मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान उन्हें हटा दिया गया। 62 साल के सावन लाल जाट अजमेर से बीजेपी के लोकसभा सांसद थे। वो राजस्थान के अजमेर जिले की भिनाई विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। और अब आखिर में हेडलाइंस। गुजरात से अमित शाह, स्मृति ईरानी और अहमद पटेल राज्यसभा के लिए निर्वाचित। चुनाव आयोग ने खारिज की क्रॉस वोटिंग करने वाले 2 वोट। बीजेपी ने कोर्ट जाने की कही बात। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह आज। संसद में होगी खास चर्चा। लोगों को मूल दस्तावेज देखने का मिलेगा मौका। जस्टिस दीपक मिश्रा होंगे सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। 28 अगस्त को लेंगे शपथ। कानून मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना जारी। मेधा पाटकर को अनशन स्थल से जबरन हटाए जाने पर कई संगठनों का विरोध। अस्पताल में हिरासत में रखने का आरोप। सरकार ने कहा तबीयत बिगड़ने की गई कार्रवाई। रवींद्र जडेजा बने आईसीसी के नंबर 1 ऑलराउंडर। शाकिब अल हसन को छोड़ा पीछे। गेंदबाजी की सूची में भी सबसे आगे। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं विशेष। नमस्कार।